Today is Guruvar, the day of God of knowledge, गणपति। और आज उसी परमात्मा का आशीर्वाद से और गणपति जो कि नॉलेज के देवता हैं उनके आशीर्वाद से हमारे बीच में आज मॉडर्न एरा के सेलिब्रिटी एस्ट्रो राइटर जो एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में, अगर मैं एक्चुअल वर्ड कहूं तो ज्योतिष में पूरे वर्ल्ड में एक अथॉरिटी है, जो बीबीसी से लेकर CNN तक सभी जो वर्ल्ड के लीडिंग चैनल्स हैं उन पर आ चुके हैं। एंड फर्दरमोर ही इज ए IIT एजुकेटेड टेक्नोक्रेट ऑल्सो। और थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि उन्होंने OSFA नाम की फाउंडेशन यानी कि ओरायन स्कूल एंड फाउंडेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी, उसकी स्थापना भी उन्होंने की है। और जो बुक्स एक्चुअल में उन्होंने लिखी है उसको अगर आज की डेट में हम कहते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी में उसको बाइबल का स्थान दिया जा सकता है। स्पेशली जो बुक उन्होंने लिखी थी नक्षत्रास, बुक और नक्षत्रास, जो वेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट नाम के साथ है और इंडिया में द बुक ऑफ नक्षत्रास के नाम से प्रचलित है। उनकी और जो फेमस बुक्स हैं वो हैं राहु केतु एक्सपीरियंसेस, उसके बाद सन द कॉस्मिक एंड पीस गीता। ये जो बुक्स हैं कोई भी एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट इन बुक्स से अनजाना नहीं है, अछूता नहीं है। लाइफ में उसने ये बुक्स पढ़ी है, क्योंकि इन बुक्स के पढ़े बिना एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। ये तो थी इनकी फॉर्मल इंट्रोडक्शन, बट फॉर मी ही इज ए साधक, ही इज ए मॉडर्न डे ऋषि, ही लिव्स इन जंगल। और जो इनका लाइफस्टाइल है, जो हम सब लोग अपने पुराने ऋषियों मनीषियों को देखते थे, वो जंगल में रहते थे, ध्यान साधना करते थे और उसी के माध्यम से वो समाज को कुछ देने का प्रयास करते थे। सो आज की वीडियो में मैं प्राश, जिनका पूरा नाम प्रशांत त्रिवेदी है, उनको दर्शकों आज आपके सामने वेलकम करता हूं, नमस्कार करता हूं। वेलकम प्राश जी। अजय जी, आपने बहुत बड़ा मेरे को इंट्रोडक्शन दिया। इतने बड़े इंट्रोडक्शन के बाद मेरे को जो बोलना है तो मतलब काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेरे ऊपर। मैं जो भी कुछ मुंह में से शब्द निकालूंगा आपके इतने बड़े इंट्रोडक्शन के बाद, तो ये मेरे ऊपर कि वो सही शब्द हों और वो ट्रुथ से जुड़े हुए हों। तो प्राश जी, आज की वीडियो की शुरुआत मैं चाहता भी ऐसे ही हूँ, क्योंकि आज का जो दिन है ये गणपति का दिन है, नॉलेज का दिन है। और आज अगर हम मिलकर एस्ट्रोलॉजी में जो बहुत सदियों से, अगर ज्यादा ना कहे एटलीस्ट 2 सदियों से या 200 सालों से जो मिथ्स बार बार प्रचलित होते गए, जो झूठ बार बार बोला गया, उस झूठ से हुआ क्या? उस झूठ से ये हुआ कि वो झूठ धीरे धीरे सच में कन्वर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दर्शकों में आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि ऋषियों ने जब ये एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष के शास्त्र की रचना की थी, तो उन्होंने इसका नाम ज्योतिष रखा था, जो धीरे धीरे पता नहीं कहां से उसकी डेफिनेशन ज्योति ऑफ ईश हो गई, जो ना तो उसका कोई एक्चुअल में मतलब था। और मैं प्राश जी आज की वीडियो की शुरुआत इसी क्वेश्चन के साथ करना चाहूंगा कि आप इसी क्वेश्चन पर और प्रकाश डालिए और सभी दर्शकों को बताइए कि एक्चुअल में ज्योतिष या जो शास्त्र है, ऋषियों ने इसकी कंसेप्शन या इसको किस अब बच्चों को बोला जाता है कि बच्चों को मालूम है, ये सब लोग बोलते हैं कि तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो अब तमस जो एलिमेंट है वो तो सबको मालूम है, वो डार्कनेस का एलिमेंट है, इग्नोरेंस का एलिमेंट है। और उससे आप ज्योति की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप लाइट और नॉलेज की तरफ जा रहे हैं बेसिकली। तो जब आप ज्योति शब्द आ गया उसमें, तो वो लाइट और नॉलेज के लिए आ गया। तो ऋषियों ने जो बोला है पहले से कि हाँ, आपको हमेशा इग्नोरेंस से हट के नॉलेज की तरफ जाना है। तो उसके लिए उन्होंने ये शास्त्र बनाया, ज्योति शास्त्र, ज्योतिर आप कुछ भी कहें उसको, ज्योति का, लाइट का शास्त्र बनाया। क्योंकि आप अगर देखें ब्रह्मांड हमारा,
हम एक ब्रह्मांड में है, ठीक है। तो उस ब्रह्मांड के कुछ रूल होंगे, कुछ लॉ होंगे, उसके कुछ फंक्शनिंग पैरामीटर्स होंगे। अगर आप उस ब्रह्मांड के अंदर हैं तो उसके कुछ ना कुछ आपको, जैसे आप छोटी से छोटी मशीन भी लीजिए तो उसके फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, उसके एक लॉजिक होती है, उसकी एक सेंस होती है, उससे वो मशीन काम करती है। तो और ये जो ब्रह्मांड है वो तो बहुत बड़ी मशीन है, ठीक है। तो वो तो बहुत, उसमें तो और बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो उसका क्या फंक्शनिंग डायरेक्टिव है, उसका क्या, वो कैसे काम करता है ब्रह्मांड, तो वो ऋषियों का टॉपिक था। ऋषियों के लिए वो एक सब्जेक्ट है, ब्रह्म ज्ञान है, पूरा नॉलेज ऑफ दिस होल ब्रह्मांड के, वो ब्रह्मांड कैसे काम तो उनकी जो नॉलेज है वो थी कि पूरी इस फंक्शनिंग है जो ब्रह्मांड की, वो फंक्शनिंग को उनको पता करना था, और उनको अपने उनको पता करना था। उसके बाद फिर उन्होंने वो अपने लोगों को बताई कि ये फंक्शनिंग है का शास्त्र बना, जो अब बाद में ज्योतिष बन गया। ओवर लास्ट 5000 ईयर्स में उसका नाम चेंज किया ज्योतिष में। तो उसको बाद में लोगों ने काट दिया कि ज्योति और ईश, मतलब ईश तो होता है कि कोई भी आपका डेटी हो गया कि लाइट, एक पर्टिकुलर डेटी, जैसे आप गणपति की लाइट ले लें, आप किसी और देवी की लाइट ले लें, तो वो एक पर्टिकुलर हो गई। मगर ज्योतिष में तो सारी जो ईशों की लाइट आएगी, जितने भी ईश, मतलब वो इष्ट देवता हैं और देवी और देवता हैं, इष्ट देवी और देवता हैं, सबकी लाइट आएगी। तो वो सबकी ज्योति हो गई। तो वो तो कंबाइंड सम टोटल ऑफ ज्योति हो गया, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। मतलब ब्रह्मांड में जितना भी कुछ है, सब कुछ की नॉलेज वो ज्योति के अंडर में आ गई। तो वो अब एक बड़ा से बनकर के एक छोटा टॉपिक बन गया। अब कोई भी बना सकता है उसको, किसी भी बड़े टॉपिक को लेकर के आप उसको छोटा बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, मतलब कोई आपको रोक नहीं रहा है। मगर प्रॉब्लम ये हुई है कि लास्ट 4-5 हजार साल में हम लोग, मैं 200 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 400, 4000, 5000 साल की बात कर रहा हूँ। जब से हम लोग वैदिक से हटे, वैदिक हमारी जो रूट कल्चर से हटे, वो 5000 ईयर्स पहले शुरू होगी प्रक्रिया। तो जब हटना शुरू हुए तो फिर ऑटोमेटिकली सभी जितने शास्त्र थे, सभी का मतलब विकृति आनी शुरू हो गई सब में। तो ज्योतिष में भी उसमें बचने वाला नहीं था। जब आप सभी हर चीज से हट रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता आप ज्योतिष संभालेंगे कि सब में बह जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब वो तो सब भी एक जाएगा। मेरे हिसाब से जो भी कुछ हुआ है अभी ज्योतिष में, वो लास्ट 200 ईयर्स में नहीं हुआ है, 200 साल में नहीं हुआ वो। क्योंकि उसके बाद भी आप पुराने टेक्स्ट देख लीजिए, 1000 साल पुराने और 1500 साल पुराने, तो उसमें भी बहुत सारी वेरी स्ट्रेंज बातें लिखी हुई हैं, जिसका से कोई कंसर्न मेरे मेरे हिसाब से तो नहीं है दूर दूर तक, मतलब। तो प्राश जी, मैं अब यहीं से थोड़ा सा अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगा। जैसे आपने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं एक और मंत्र जो यजुर्वेद का मंत्र है, यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प। इसमें मनीषियों ने हमें ये समझाया कि जो लाइट है वो एक्चुअल में सूर्य की लाइट है, और वो जो सूर्य की लाइट है वो आत्मा के माध्यम से मन तक आती है, और मन से जो आगे बाकी हमारी डिजायर्स हैं, बाकी प्लैनेट्स हैं जो सुप्त अवस्था में भी काफी गति कर सकती है, जागते हुए तो वह गति करती ही है। तो वो जो गति है, उस गति से हमारे कर्म निर्धारित होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ द कर्मास इज थ्रू योर माइंड और योर मून। सो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो ऋषियों ने, जो मर्जी आप वेद खोल लीजिए, पुराण खोल लीजिए, कोई भी सूक्त आप देख लीजिए, वहां से सिर्फ और सिर्फ ज्योति के शास्त्र के बारे में यही कहा गया है कि जो सूर्य की ज्योति है ये मन तक आती है, और मन के बाद जो बाकी प्लैनेट्स हैं, वो बाकी प्लैनेट्स उसको थोड़ी थोड़ी और लाइट देते हैं, और उसके माध्यम से हमारा कर्मों का निर्धारण होता है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि जो शास्त्रों में मन को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, और ऋषियों ने भी, इवन ऋषि पराशर ने भी चंद्रमा को ही धुरी माना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना है, तो क्या चंद्र कुंडली देखना और चंद्र कुंडली से ही ज्योतिष को चलाना क्या ज्यादा तर्कसंगत नहीं होगा?
इसमें आप अगर देखें तो जैसे अब जैसे उन्होंने बोला कि लाइट है आपकी जो सूर्य से आई है, ठीक है, तो उसके बाद अब जैसे मन है, आप ले रहे हैं मन, जिसको मानस कह सकते हैं आप, मानस जो आपकी मानस बॉडी है, और फिर उसके बाद आपकी एक इंटेलेक्ट बॉडी है, इंटेलेक्चुअल बॉडी, जो कि फिर आपकी जैसे मरकरी के अंडर में आ गई, ठीक है। तो अब जैसे उन्होंने बोला मन, हर जैसे गीता में बोला था कि मन घोड़े हैं, ठीक है, आपका एक चैरिटियर है जो कि बुद्ध है, वो आपका इंटेलेक्ट है, ठीक है, जिसमें कृष्ण बैठे हुए हैं उस रोल में, इंटेलेक्ट का जो रोल है उसमें, जो कृष्ण सारथी बन के बैठे हुए हैं के उसमें, तो वो इंटेलेक्ट का रोल आ गया। मेरे हिसाब से जो कॉन्शियसनेस है, जिसको आप एक कॉन्शियसनेस कहिए, वो लाइट है, ठीक है। तो आप उसको, जो कॉन्शियसनेस की लाइट है, वो जो सन में भी जो लाइट आती है वो कॉन्शियसनेस से ही आती है। जो सूर्य की लाइट है वो भी कॉन्शियसनेस एक बैकग्राउंड है। उसके बाद फिर आप आगे आते हैं, तो फिर आप इंटेलेक्ट पे आते हैं, फिर उसके बाद आप माइंड पे आते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो क्लियर है, जैसे बॉडी है वो तो असेंडेंट से आप क्लियर हो गई, जैसे जो बॉडी पार्ट वो क्लियर हो गया आपका असेंडेंट से। फिर जो मन पार्ट है वो तो आपका चंद्र कुंडली से, फिर आपका जो कॉन्शियसनेस पार्ट है पीछे का, वो आपका सूर्य कुंडली से हो गया, ठीक है। तो आप तीनों ध्रुव हो गए। तो आप इनको तीनों को मिलाते हैं ज्योतिष में तो इसको कहते हैं सुदर्शन चक्र। इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र। जब आप ये तीनों को मिलाते हैं तो आप जो पहले जो ऋषि देखेंगे तो वो तो तीनों सुदर्शन चक्र को देखेंगे, इसको वो कभी तोड़ेंगे नहीं आपस में। वो ट्राइंगल जो है वो पहले लग्न का, फिर चंद्र का, फिर सूर्य का, उनको तीनों को मिला करके सारे ग्रहों को उसी के साथ में सुदर्शन चक्र में ही देखेंगे। तो मेरे हिसाब से जैसे कुंडली भी जब आदमी का जब मन है वो पूरी तरीके से जैसे विकसित हो जाता है, मेरे हिसाब से वो कुंडली ज्यादा काम करती है। जैसे असेंडेंट की पहले 24-25 ईयर्स तक ज्यादा उस माइंड क्लियर हो जाता है, और जब उसके बाद चंद्र कुंडली में आती है, उसके बाद जो आपका, और उसके बाद जब आप 60-70 उसके एज पे पहुंचते हैं, उसके बाद आपकी सूर्य कुंडली ज्यादा स्ट्रेंथ में है मेरे हिसाब से। और चंद्र का जो इम्पोर्टेंस थी वो इसलिए भी थी क्योंकि वो नक्षत्रों का स्वामी है, ठीक है। तो नक्षत्र बहुत बड़ा एक पार्ट है जो ज्योतिष का। तो अब नक्षत्र से वो कनेक्ट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली चंद्रमा आपको उनसे रिलेट कर रहा है, तो इसलिए चंद्रमा की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है मेरे हिसाब से। तीनों की, लग्न, सूर्य और चंद्र, तीनों की इंपॉर्टेंस है। जब आप अगर एज मतलब उसको आप पूर्ण होलिस्टिक तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं, लोग खाली चंद्र कुंडली ही देखना शुरू कर देंगे, तो वो असेंडेंट देखेंगे ही नहीं, लग्न देखेंगे नहीं, मैं मतलब, और फिर उस सूर्य कुंडली को बोलेंगे कि ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा भी नहीं, मतलब वो तीनों चीजें अपनी अपनी जगह पे है, और वो तीनों एक ट्राइंगल है। जैसे आपने अपने वीडियोस में ट्राइंगल बनाए, तो ये भी एक ट्राइंगल है, और ये पूरा आपको फुल पिक्चर दे देता है, लाइक अ होलिस्टिक पिक्चर। राज जी, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से ये इसका विश्लेषण किया और बहुत सही तरीके से समझाने का प्रयास किया कि तीनों कुंडलियों को मिलाकर अमलगमेटेड तरीके से ही हमें एस्ट्रोलॉजी को आगे चलाना है। और ये भी आपने दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात बता दी कि शुरुआत में चंद्र कुंडली ज्यादा इम्पैक्टफुल है और बाद की एज के लिए सूर्य की कुंडली ज्यादा इम्पैक्टफुल है। ये दर्शकों के लिए बहुत बड़ा आज का एक टिप बन गया। अगला क्वेश्चन मैं इसी से आगे रिलेट करूंगा, वो है बहुत देर से एस्ट्रोलॉजी में डिबेट चलते रहते हैं कि सूर्य या आत्मा की प्लेसमेंट कहां पर है। सूर्य जिसको हम अपनी आत्मा मानते हैं, उसकी प्लेसमेंट कुछ मानते हैं फर्स्ट हाउस, जिसको असेंडेंट हाउस बोला जाता है, कि सूर्य की प्लेसमेंट वहीं पर होनी चाहिए। अब मैंने भी इसमें थोड़ा सा कार्य किया, एक छोटा सा हाइपोथेसिस दिया, जिसको प्रोफेसर के.एन. राव ने अपनी मैगजीन में स्थान भी दिया, और जिसमें मैंने कहा क्योंकि अगर ऋषि पराशर ने 5th हाउस में सूर्य को रखा है,
then it should be the placement of the sun. That means soul. और इसी के तरीके से मैंने उसमें थोड़ा सा यह बताने का प्रयास किया कि अगर आत्मा 5th हाउस में है तो उसके जो प्रीसीडिंग 4 हाउसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, they belong to the past life, and from 5th onwards up to the 10th, or we can say the 11th house, this belongs to present life, and 11th or 12th house, they belong to the future life. अब आप इसको, क्योंकि आप यू आर ए अथॉरिटी ऑन ज्योतिष, मैं ये चाहता हूं कि आप इस थ्योरी के ऊपर और इस हाइपोथेसिस के ऊपर प्रकाश डालें, ताकि दर्शकों का जो डायलेमा होता है वो डायलेमा फॉर परमानेंट इस चीज को हम खत्म कर। इसमें ऐसा है कि नेचुरल जोडियाक का जो 5th साइन है वो आपके 5th हाउस में पड़ता है जहाँ पे सन है, तो आत्मा का जो हाउस है वो तो 5th ही होगा। नहीं, मतलब वो 5th हाउस ही होगा, और 5th हाउस उसमें सेंट्रल हाउस है 159 एक्सिस में भी, जो बिना 1st हाउस 9th हाउस अगर कुछ हो भी जाए तो बिना 5th हाउस के कुछ कभी कुछ पॉसिबल है ही नहीं। मतलब हमारी जो या थे, अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि शिव पार्वती हैं, शिव हैं, ठीक है, जो पार्वती ने शिव को पहली बार देखा, ठीक है, तो जो फीलिंग आई पार्वती को, जो भी कुछ पहली बार जो फीलिंग आई वो 5th हाउस वाली फीलिंग है, ठीक है। उन्होंने उसके बाद तपस्या की, वो 9th हाउस किया, वो अलग बात है, मगर जो फर्स्ट फीलिंग है वो 5th हाउस से आई। तो बिना 5th हाउस के आप आगे कहीं जा नहीं सकते। उसमें फर्स्ट की बात नहीं है कुछ, उसमें 1st हाउस की भी बात नहीं है, उसमें 9th हाउस की भी बात नहीं है, खाली 5th हाउस की बात है। तो जो कोई भी स्टार्टिंग है, कोई भी किसी भी तरह की जो स्टार्टिंग होती है स्पिरिचुअल लेवल पे और किसी एवोल्यूशनरी लेवल पे, वो 5th हाउस से ही होती है, किसी हाउस से नहीं होती है। तो 5th आपका सेंट्रल हाउस हो गया, उसमें और कोई हाउस वो फल नहीं दे सकता जो 5th हाउस देता है। तो वो आत्मा की सीट तो वो ही होगी, वो तो 5th हाउस ही होगी। और पूरा जो चार्ट है वो सारा हाउस प्रेजेंट के लिए तो है ही है। मेरे हिसाब से जो सारा चार्ट है, बर्थ चार्ट, वो प्रेजेंट के लिए, कि आप सारी जो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सारी हाउस की एनर्जी आप प्रेजेंट में यूज करोगे। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप नहीं, कि आप 1 2 3 4 की एनर्जी प्रेजेंट में नहीं यूज करोगे, और या 6 7 8 की ही करोगे प्रेजेंट में, या 11 12 की प्रेजेंट में नहीं करोगे। आप सोगे तो इस लाइफ में भी सोगे प्रेजेंट में, तो आप 12th हाउस की एनर्जी यूज करोगे उसमें। तो मतलब ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से चार्ट प्रेजेंट का चार्ट है, वो फ्यूचर बनाएगा। आप जो एक्शन प्रेजेंट में करोगे वो आपका फ्यूचर बनाएंगे। तो वो जो आपका, मेरे हिसाब से पूरा जो चार्ट है वो प्रेजेंट का है। मैं उसमें उसको डिवीजन नहीं करना चाहता कि ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है और ये फ्यूचर का है, मगर मैं इस बात से टोटली वो हूँ कि 5th हाउस इज द सीट ऑफ द सोल, और सीट ऑफ आत्मा की वो सीट है, मतलब वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आता है, क्या हम 9th हाउस को इस प्रेजेंट लाइफ का हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मान सकते हैं? क्योंकि 8th हाउस साधना का हाउस है, और 8th हाउस के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है। तो क्या वो जीव की ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस? मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 159 सारे ट्रांसफॉर्मेशन ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल साथ में काम करेगा। अकेला ना 9th हाउस कुछ कर पाएगा, अकेला ना फर्स्ट हाउस कुछ कर पाएगा, ठीक है। 159, उसमें भी 591 के, ये 5 से शुरू होगा सब कुछ, जो भी कुछ शुरू होगा वो 5 से शुरू होगा, मतलब कुछ भी जो शुरू होना है वो 5 से ही शुरू होगा। 8 आपको उसमें डीप जा सकते हैं, आप उसमें डीप जा सकते हैं, वो आपको डेप्थ देगा 8th हाउस, ठीक है, मगर वो शुरुआत तो 5th से ही होगी। 8th आपको डेप्थ देगा, और फिर उसके बाद 9th आपको हायर सेंस देगा। अब जैसे 5th हाउस होता है कि आपकी लाइकिंग, आपको क्या पसंद है, ठीक है, तो 9th हाउस उसमें हेल्प ऐसे करता है कि आप बढ़िया चीज पसंद, 9th मतलब आपसे अपने से हायर पसंद है आपको, तो 9th इस तरीके से 5th की हेल्प करता है कि आपको मतलब अपने से ऊपर लेके जाता है। वो आपकी जो पसंद है वो खाली, अब जैसे किसी को 5th से तो खाली बॉलीवुड सॉन्ग भी पसंद हो सकता है, मतलब मगर 9th उसको थोड़ा हायर लेवल पे लेके जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो 5th 9th और 1 है वो ट्राइंगल है मेरे हिसाब से, और 8th और 12th दोनों हाउस डेप्थ डालते हैं उसमें, दोनों हाउस, 8th हाउस भी और 12th हाउस भी, 8th हाउस वो दोनों डेप्थ डालते हैं दोनों उसमें।
ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन में। साधना का हाउस है, और 8th हाउस में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, तो उसको हम मतलब डेथ भी कह सकते हैं, टेम्परेरी डेथ भी कह सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन मैंने इस वजह से उसके ऊपर मतलब बेस किया था, क्योंकि 8th हाउस कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र का हाउस भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस के बाद 8th हाउस, वहीं से मूलाधार चक्र की एक्टिवेशन शुरू होगी और वहीं से साधना शुरू हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या विचार हाँ, है? तो इसमें आपको बताता, हाँ तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला मूलाधार चक्र और कुंडलिनी की अवेकनिंग से कनेक्ट है, और मैं इसके लिए मैं आपके से सहमत हूँ इस बारे में। मगर जब आपकी हार्ट बीट है, जो हार्ट बीट है वो 5th हाउस है, जब वो राइट तरीके से बीट, आपका हार्ट सही रेशियो में, गोल्डन रेशियो की तरफ जाएगा, उसके जो रिदम वो हो जाएगी, तो कुंडलिनी अपने आप ऊपर आएगी। तो ये जो है, तो जो आपका 5th हाउस है, वो अगेन उसको, वो उसकी हार्ट बीट जो आपकी, वो एक वो सपेरे की तरह है जो सांप को ऊपर बुलाती है, ठीक है। तो वो भी अगेन आपका 5th हाउस से कनेक्ट हो गया। तो 8th हाउस भी अनरिलेटेड है उसमें, क्योंकि मेरी खुद की कुंडलिनी अवेकनिंग हुई थी जब मेरी राहु महादशा थी, और राहु मेरा 8th साइन में है। तो मैं आपको ये टोटली बता सकता हूँ कि हाँ, 8th हाउस और 8th साइन सेम चीज है। वो आपका कुंडलिनी और कुंडलिनी शक्ति और इस सबका धोत है, मतलब उसमें कोई, मेरे हिसाब से मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है उस बारे में। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मगर वो लोग उसमें डायरेक्टली नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मैं, आजकल लोग करते हैं कि मैं तो अपनी कुंडलिनी जागृत करूंगा, वो बैठ जाते हैं कुंडलिनी जागृत करने के लिए। वो ऐसे नहीं होता है। आपको अपना जो साइकोलॉजी है, हार्ट राइट इसमें डालना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली होगा। Yes. ऐसा नहीं होगा कि आप जबरदस्त वो करने बैठ गए, जिसको कि आजकल पहले भले बोलते हैं हठ योग, ऐसे ऐसे नाम आ गए हैं, हठ योग और इस तरह के नाम आ गए। मतलब वो ऐसे काम नहीं होता है कोई भी। हमारे यहाँ कोई भी तपस्या हठ और हठ योग जैसी कोई तपस्या नहीं थी ऋषि मुनियों के टाइम पे। तो वो भी अभी लास्ट 5000 साल में ये सब बन गए हैं। ने जो तपस्या की, चाहे हनुमान ने जो किया, चाहे वो प्रहलाद ने जो किया, वो सब 5th हाउस बेस्ड था। आप किसी का भी निकाल करके देख लें तो वो 5th हाउस ही से काम कर रहे हैं, तो ना वो बाकी प्रक्रिया है जो और बाकी सब वो अपने होती हो रही है, साइड बाय साइड हो रही क्योंकि यहाँ पर राज जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न आता है, वो है आवाज कट रही है। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर प्राश जी एक क्वेश्चन आता है कि 8th हाउस साधना का हाउस है, और यहाँ पर अब आप देखिए शुक्र तो स्ट्रांग हो ही गया, और शुक्र के बारे में मैं थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट आपको देता हूँ, आप उसको आगे करेक्ट करिए। कि शुक्र के बारे में बहुत सी जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, शुक्र को हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, लग्जरीज, कंफर्ट, चार्म्स के साथ हम एसोसिएट कर देते हैं। मगर शुक्र एक्चुअल में तो ये साधना का हाउस, मतलब साधना का ही प्लेनेट है। और शुक्र की मगर जो साधना है, ये परमात्मा को पाने वाली साधना नहीं है। शुक्र की साधना सिद्धियों वाली साधना है। हम कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए शुक्र को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शुक्र को मैं तो मानता हूं कि शुक्र को रावण के साथ हम सिंबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि रावण ने भी सिद्धियां तो बहुत ली। मगर यहाँ पर मेरा छोटा सा अपना जो पर्सनल अनुभव है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, कि मैं शुक्र को मानता हूँ कि शुक्र का जो हिडन फेस है, वैसे तो शुक्र के बारे में बोला जाता है कि शुक्र डुअल स्वभाव, दो स्वभाव तो इसके समझ आ गए कि एक तो ये लग्जरी, चार्म्स, कंफर्ट्स, ये तो इसका नोन फेस हुआ। जो इसका सेकंड फेस हुआ वो साधना का फेस हुआ। मगर जो इसका हिडन फेस है वो है कि ये जो पिछले जन्मों से आप संस्कार लेकर आते हो, जो मेमोरीज लेकर आते हो, वो मेमोरीज वेदों के हिसाब से अगर हम बात करें, तो वैदिक ज्योतिष की बात करें, तो मेमोरीज का कारक तो शुक्र ही है। संस्कार जितने आते हैं आत्मा के साथ, वो तो शुक्र के माध्यम से ही आएंगे। तो आप मेरे को इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मेरे हिसाब से जो आपने शुक्र के बारे में बात कही वो ठीक बात कही, और लोगों ने जब इसको बना दिया है, मैं अब इस उन बातों को साथ में जोड़ देना चाहता हूँ। आपने जो भी बोला उसको साथ जोड़ देना चाहता हूँ कि अगर आप लग्जरी, ये भी जैसे मान लीजिए आपको लग्जरी और कंफर्ट, तो उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, कुछ साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको कुछ साधना करनी पड़ेगी।
तो वो definitely साधना का प्लान हो गया, क्योंकि अगर वो आपको अचीव करना है तो वो अचीव करने के लिए भी आपको साधना कुछ तो करना। शुक्र आपका गुरु है, जैसे गुरु माना जाता है, दानवों का गुरु माना जाता है। तो अब अगर वो गुरु है तो वो आपको बताएगा ना कि कैसे साधना करनी है, क्या होती है, क्या करनी है। तो अब जब कोई गुरु बताएगा, चाहे वो गुरु हमारे बृहस्पति तो तपस्या तो एक तरह की होती है, चाहे वो दानव करते हैं चाहे देवता करते हैं, कोई डिफरेंट टाइप की नहीं होती। आप अगर से मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र है प्रेज, मंत्र का मतलब होता है प्रेज, को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो असुर भी करेंगे, वो तो देवता भी करेंगे, वो तो कोई भी, जैसे हनुमान भी राम की प्रेज रिपीट कर रहे हैं, हनुमान। तो तपस्या तो सेम ही होती है। जैसे अब रावण ने भी शिव की प्रेज की, तो शिव तांडव स्तोत्रम बोला, ठीक है। तो वो भी मंत्र है। वो तपस्या तो मेरे हिसाब से सेम ही होती है, चाहे गुरु से आए चाहे शुक्र से आए, बट डिफरेंस ये आ जाता है बाद। ठीक है सर, पिक्चर तो आ गई। कि अभी क्लियर है, अभी हाँ जी, साउंड? हाँ जी, अब ठीक है। नाउ इट्स ओके। ठीक है, ठीक है। तो अब शुक्राचार्य के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो अब मैं पहले बोल रहा था कि साधना का जो है लेवल और तपस्या का, वो तो सब एक ही होगा। मतलब कोई भी डिफरेंट तरह की तपस्या साधना नहीं करेगा। अब जब रावण भी कर रहा है, अपने रावण का नाम लिया, तो रावण भी जब शिव की साधना कर रहा है तो वो शिव की प्रेज कर रहा है। उसमें शिव शिव तांडव स्तोत्रम में है, वो प्रेज है शिव की। तो जो मंत्र हैं, हमारे जितने भी मंत्र हैं हमारे पूरे वैदिक, उसमें वो सारी प्रेज हैं, डिफरेंट हायर एंटिटीज बीइंग्स की वो प्रेजेस हैं, ठीक है। तो वो तो सबको करनी ही पड़ेंगी, चाहे वो कोई भी तपस्या कर रहा है उसको वो करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो वो उनका रेपिटेशन है। तो उसके बाद जब आपने जब अपने तपस्या की, उसके बाद आप पे जो शक्ति आती है, आप पे जब पावर आ जाती है, उसके बाद तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद, तो उसका यूज कैसे करना है, उसका कैसे काम करना है, वहां पे शुक्र के अपने अलग उसमें रीजनिंग हो सकती है। शुक्र वहां पे डिफरेंट हो सकता है दूसरे गुरु से, कि उसका यूज कैसे करना है उस पावर और शक्ति का। तो वहां पे डिफरेंस आएगा कि, तो अब जैसे रावण ने अपने तरीके से अपना यूज किया उस शक्ति को, जब उस पे शक्ति आ गई उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद भी जैसे हमारे ऋषि मुनि हैं, तो उनके पास शक्ति आ जाती है, लेकिन वो शक्ति आने के बाद भी फिर भी और करते रहते हैं, वो रुकते नहीं है कभी। वो ये नहीं होता है कि हम पे इतनी आ गई तो अब बस हम यहीं पे रुक जाना चाहते हैं, इसको इसको यूज करना है। वो बोलते हैं हमें और ऊपर जाना है, फिर और ऊपर जाना है, हमें और ऊपर जाना है, हमें और ऊपर जाना है, उनका ये सोच रहती है। और अगर उसमें शुक्र की सोच ऐसी हो सकती है कि आप पे इतनी शक्ति आ गई तो आप थोड़ा मतलब आनंद लें इस ब्रह्मांड के अंदर, मतलब जब आप पे शक्ति आ गई तो ठीक है। तो वो वहां पे जो जो लेवल है वो डिफरेंट हो जाता है शुक्र का दूसरे गुरुओं से। तो वहां पे ये बस इतना मेरे हिसाब से उसमें फर्क है, मगर जो साधना है और जो तपस्या है उस वो सेम है। मतलब उसमें और शुक्र की उतनी ही उसमें कंसंट्रेशन है, जो फोकस है वो उतनी ही स्ट्रांग होगी। मतलब उसमें कोई कमी शुक्र नहीं देगा आपको, मतलब। धन्यवाद प्रशांत जी, आपने बहुत खूबसूरत शब्दों में शुक्र को समझाया। और ये बातें आज तक मेरे हिसाब से दुनिया में लोगों ने सुनी नहीं होगी कि शुक्र का एक्चुअल में स्वभाव क्या है और शुक्र क्या चाहता है। ये जो डुअल स्वभाव, सिर्फ लोग बातें करते हैं कि शुक्र की डुअल नेचर है, डुअल स्वभाव है, मगर आज आपने बहुत क्लैरिटी से उसके बारे में लोगों को समझा दिया। और यहाँ से कुछ नए डेफिनेशंस या कुछ नई डायमेंशंस आगे से शुक्र के बारे में निकलेंगे। तो अब मैं आता हूँ प्राश जी, आपके और मेरा जो सबसे पसंदीदा टॉपिक है, दैट इज राहु एंड केतु। मेरी मैक्सिमम वीडियोस में लोग मेरे को कहते रहते हैं सर आप राहु केतु के बारे में बहुत ज्यादा यानी कि करते हो, और मेरे को मालूम है कि वो आपका भी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि राहु अगर है, क्योंकि आप भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने वाले, एक्चुअल में आप राहु ही हो अगर मैं कहूँ। क्योंकि कारण क्या है, आप प्रेजेंट लाइफ से दूर जाने की इच्छा रखते हो, आगे जाना चाहते हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आती है, क्योंकि चंद्रमा की नोड्स हैं, ये चंद्रमा की प्रोजेक्शंस है राहु केतु, और इसके माध्यम से एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में मैंने प्रयास किया था लोगों को समझाने का। लोग कहते हैं कि मन की अनलिमिटेड गति है, मन तो कहां भी जा सकता है, मगर मैंने उसके समझाने का प्रयास किया था कि अनलिमिटेड दुनिया में कुछ नहीं होता।
एवरीथिंग इज लिमिटेड। और वो जो लिमिट है, क्योंकि हम इस गैलेक्सी के हैं, तो राहु केतु के माध्यम से भी हम ज्यादा से ज्यादा नक्षत्रों तक ही जा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मून, राहु केतु और नक्षत्र, जो ये कॉम्बिनेशन बनती है या जो एसोसिएशन ये बनती है, इसके बारे में आप दर्शकों को और ज्यादा डिटेल में समझाएं तो बहुत ही लोगों का फायदा हो। अब हाँ, जब आपने बात कही जैसे राहु की और मेरे मेरे बारे में, तो ऐसा है कि जैसे जैसे मैंने जैसे राहु केतु है ना, वो हमारे मेरे हिसाब से वो ऐसे प्लेनेट है जो अब मैं हैरी पॉटर में उनको मगल कहते हैं, मगल वर्ल्ड। जैसे एक हैरी पॉटर में कहते हैं मगल वर्ल्ड, मगल वर्ल्ड मतलब नॉन मैजिक वर्ल्ड, जो लोग बिना में हैं, आपको वो उसमें समझ सकते हैं। और राहु केतु जब आ जाते हैं तो इसका मतलब फिर वह मैजिक वर्ल्ड शुरू हो जाती है। फिर ये जो दुनिया है आपको जैसे दिखाई देती है वो दिखाई नहीं देती, उसमें आपको हर चीज में अलग चीज दिखाई देती है जो कि वो ऑलरेडी उसमें है, उसका जो रियल। तो आप मैजिक वर्ल्ड में आना शुरू हो जाते हैं राहु केतु से। ठीक है, तो वो मगल वर्ल्ड टू मैजिक वर्ल्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वो राहु केतु का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। वो उसके लिए वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब और कोई प्लैनेट अगर तो वरना फिर लोग खाली इसी में फंसे रहेंगे यहाँ पे। ये जो यहाँ पे कि बस ये करना है, ये करना है, ये करना है, यहाँ पे शादी करनी है, यहाँ पे बच्चे करने हैं, और ये हो गया, फिर उसके बाद बड़े हो गए, फिर डेथ हो गई, फिर मतलब वो जो साइकिल है उसी में फंसे रहेंगे। अगर आपको कुछ और उससे ऊपर बात आपके दिमाग में नहीं आएगी, मतलब उसमें भी आप अच्छा आचरण कर सकते हैं, आप सही आचरण कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस जो चक्र है उसमें फंसे रहेंगे। तो वो चक्र से बाहर निकलने की जब बात आती है तब राहु केतु ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाते हैं, मतलब इमीडिएटली। तो हाँ, तो अब जैसे आपने नक्षत्र और मून और राहु का जो कॉम्बिनेशन की बात की, तो अब जैसे देखिए, अब जैसे राहु के नक्षत्र जैसे आर्द्रा है, राहु का नक्षत्र है, और मूल है केतु का नक्षत्र, मूल नक्षत्र है। ठीक है, अब हमारे ये जो ब्रह्मांड में दो ही गेट हैं, एक गेट है ओरायन और एक गेट है सेंटर ऑफ गैलेक्सी, जिसको के मूल मूल कहते हैं, आकाशगंगा का सेंटर। दो ही गेट्स हैं। तो हमारे दरवाजे बाहर निकलने के, अगर आप समझ लीजिए आप ये किसी जेल के अंदर हैं और उस जेल के दो ही दरवाजे हैं बाहर निकलने के, एक राहु वाला है और एक केतु वाला है, बस। और कोई दरवाजे है ही नहीं। तो वो लिमिट नहीं है, वो एक्चुअली दरवाजा है। आप उसको खोलेंगे तो आप उस यहाँ से बाहर निकल के ऊपर के लोकों में जाएंगे, जब जब आप वो दरवाजा खोलेंगे तो। ठीक है, तो वो नक्षत्रों से कनेक्टेड है, मगर वो दरवाजे भी अगेन राहु और केतु के ही जुरिस्डिक्शन में आते हैं, नक्षत्रों में भी। ठीक है, क्योंकि आप जब नक्षत्र के लेवल पे पहुंच गए हैं तो आप मतलब आप दक्ष के लेवल पे पहुंच गए। दक्ष की स्टोरी, जो दक्ष वो जो ब्रह्मांड में ब्रह्मा का सन था, और उसकी जो डॉटर्स हैं दक्ष की, जो वो सारे नक्षत्र हैं, जो 27 बेटियां हैं, तो आप उस लेवल पे बात कर रहे हैं। आप ब्रह्मलोक से और उसके नीचे के लेवल की बात आप करना शुरू कर रहे हैं, आप जब नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। तो आप ऑटोमेटिकली आप उस लेवल पे जाना चाहते हैं। तो मतलब वो यहाँ का जो लेवल है, जो पृथ्वी का मृत्यु लोक में जो आप साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसे हुए हैं, वो बहुत छोटा लेवल है उसके लिए। ठीक है, फिर आप स्वर्ग का लेवल है, वो उससे ऊपर का लेवल है, लेकिन स्वर्ग के लेवल के भी ऊपर और लेवल्स हैं। तो जो 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 राहु केतु है इसमें आपको बिल्कुल टॉप, क्योंकि ब्रह्मलोक के ऊपर भी एक और लेवल है, फिर आपको वो उससे भी ऊपर ऊपर और ऊपर लेके जाना चाहता है, मतलब। तो उसमें जो नक्षत्र हैं वो एक डोरवे गेट की तरह है। ठीक है, आप उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे तो आप उससे ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वो भी राहु केतु आपको पहुंच दे रहे हैं नक्षत्रों की, जैसे आप कहते हैं कि वो आपको नक्षत्रों तक ही पहुंच दे रहे हैं, मगर वो पहुंच इसलिए दे रहे हैं ताकि आप वो दरवाजा खोल सकें और उससे और ऊपर जा क्योंकि आप कैद हैं उसमें, ये आपकी कैद है, आप उसके अंदर कैद हैं, मगर आपको उससे बाहर निकलना है, उससे पता करना है कि उसके बाहर ऊपर क्या है, तो आपको वो दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो राहु और केतु दोनों उसमें आपको वो चांस देते हैं, अगर आप फॉलो करें और आप ट्रांसफॉर्मेशन से घबराएं नहीं, क्योंकि क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से लोग घबरा जाते हैं। आप वर्ड यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उससे वो काफी लोगों के लिए वो टर्मोइल ला सकता है, साइकोलॉजिकल टर्मोइल ला सकती है लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो उसमें लोगों को घबराना नहीं चाहिए उसमें, मतलब। मगर अब जैसे जो
आपको मालूम है इमेज राहु और केतु की बहुत खराब है, मेरी किताब से पहले और भी बहुत खराब थी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, ये इस मिथ के बारे में तो क्योंकि आप वो सही इसलिए बात खराब है, वो इसलिए खराब है क्योंकि लोग, हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत बचकानी सोसाइटी है, वो चाइल्डिश किंडरगार्टन लेवल पे फंक्शन करती है। ठीक है। तो लास्ट 3-4 थाउजेंड में हमारी वो नॉलेज की और ये सब एक्सपेक्टेशंस रही नहीं है। तो कोई भी चीज जो ये बच्चों का जो छोटा सा गेम है, जो गुड्डा गुड्डी का गेम है यहाँ पे, वो डिस्टर्ब करती है उसको, तो वो उनको उसको बोलते हैं ये खराब फोर्स है। जो भी कोई ये छोटा सा गेम को डिस्टर्ब करने लगती है कोई भी फोर्स, तो लोगों को लगता है ये तो बहुत खराब इसको निकालो यहाँ से, ये तो गड़बड़ फोर्स है। तो वो एक इसलिए राहु केतु का नाम जो है वो खराब हुआ है, along with Saturn also, but राहु केतु स्पेशली, मतलब क्योंकि वो आपका गेम डिस्टर्ब करने वाले हैं। वो आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि ये जो कर रहे हैं, जो आप ये फंसे हुए हैं। अब किसी को भी बताया जाए आप साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसे हुए हैं, तो उससे भी लोगों को परेशानी होती है ये बात सुनने से भी, कि आप साइकिल ऑफ बर्थ में फंसे हुए हैं। तो मगर वो रियलिटी है, मगर लोग वो फेस नहीं करते हैं। तो इसलिए फिर राहु केतु आपके लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते जब तक कि आप ये बेसिक बातें फेस नहीं करेंगे। तो उसमें फिर आपका राहु केतु का आपसे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जो भी कुछ होगा आपके साथ राहु केतु में, वो आपके लिए खराब, अशुभ और बेकार ही होगा। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा, मतलब आपकी अपनी थिंकिंग उसकी तरफ ऐसे ही जाएगी। तो और वही उनकी इमेज है अब इस ज्योतिष में, अभी लास्ट 100-200 और मेरे हिसाब से तो लास्ट 2000 ईयर्स में। ये आपने बात बिल्कुल सही कही, और मैं भी लोगों को मतलब यही बात करता होता हूँ कि आप टेलर मेड एस्ट्रोलॉजी से बाहर आइए। टेलर मेड एस्ट्रोलॉजी को मैं तो कहता हूँ ये पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी है, मींस एस्ट्रोलॉजी ऑफ द डेड पीपल। तो राहु और केतु को तो मैं मैसेंजर ऑफ गॉड कहता हूँ, स्पेशली राहु को, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं परमात्मा के ग्लिम्पसेस आपको लेकर आता है। मगर राज जी, यहाँ पर आपने साधना का आर्द्रा और मूल नक्षत्र का आपने यहाँ पर जिक्र किया। मैं आपसे इसी के बारे में थोड़ा सा और आगे डिटेल में जाकर बात करना चाहता हूँ। वो है स्पेशली मघा, उसके बाद श्रवण, और उसके बाद पूर्व भाद्रपद। मेरे हिसाब से ये जो 3 नक्षत्र हैं, साधकों के लिए ये सबसे अच्छे नक्षत्र हैं, क्योंकि इनमें अब आप देखिए, माघा का चौथा पद अगर आप देखोगे तो उसमें आपको केतु, चंद्रमा और सूर्य ये मिलेंगे। श्रवण के चौथे पद में आपको मून शनि मिलेंगे, और यही कॉम्बिनेशन आपको चंद्रमा और शनि की कॉम्बिनेशन आपको पूर्व भाद्रपद में मिलेगी। मेरा मानना हमेशा से ये है, क्योंकि शनि ही अकेला प्लेनेट है जो आपको मोक्ष तक या एनलाइटनमेंट, क्योंकि मोक्ष को मैं तो मानता नहीं हूँ कि कोई मोक्ष है, क्योंकि ये सिर्फ एनलाइटनमेंट है। तो एनलाइटनमेंट में लेकर जाने में सिर्फ और सिर्फ शनि सक्षम है। और जितना हमने राहु केतु को बुरा बोल दिया या शनि को बुरा बोल दिया, मगर कहीं ना कहीं यही प्लैनेट्स हमें अगला रास्ता दिखा रहे हैं। अब इसके बारे में ज्यादा प्रकाश आप डालें। ठीक है, आपने जो बात बोली मैं वही बोलना चाह रहा था पहले भी, कि जो राहु केतु में जाने से पहले शनि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप, बिकॉज मेरे हिसाब से शनि नंबर 7 है और राहु 8 है और केतु 9 है, तो आप 8-9 पे जाने से पहले आप 7 पे आएंगे। ठीक है। तो अब जो शनि है आपका रियलिटी फेस करने की आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी रियलिटी फेस करने की। शनि क्या है? रियलिटी फेस करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। तो अब आपको जब आप ये रियलिटी फेस करेंगे कि मैं यहाँ साइकिल ऑफ बर्थ में फंसा हुआ हूँ, तो आप ये रियलिटी फेस करेंगे तभी आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। अगर आप वो रियलिटी फेस करेंगे ही नहीं, तो फिर तो आपका कुछ जो वर्ड मोक्ष कहा जाता है आजकल, वो तो खाली साइकिल ऑफ बर्थ डेथ में से निकलना है। तो आप साइकिल ऑफ बर्थ डेथ में से निकल गए तो आपका मोक्ष हो गया। मतलब क्या, आपको यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा जब तक आप चाहते नहीं है। मतलब आप अपनी मर्जी से आए जाएं कहीं पे भी इस ब्रह्मांड में, आप विचरण करें जहां पे भी। आपको ऊपर के लोक में जाना है तो आप ऊपर के में जाएं, आप नीचे में जाना है तो आपके जो मर्जी है आप करें। ठीक है। तो आप पे उतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप पहले वो कर पाए। अगर आप में नहीं है तो आप फंसे हुए। ठीक है। तो आप जब फंसे हुए आप में वो शक्ति नहीं है, तो उसके लिए आपको सेंस ऑफ रियलिटी चाहिए। ठीक है। वो सेंस ऑफ रियलिटी आपको सैटर्न दे सकता है, खाली वो शनि देता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से शनि स्टेपिंग स्टोन है। बिना शनि के स्टेपिंग स्टोन के आप राहु केतु के उसमें जा ही नहीं सकते। तो इसलिए तो जब आप शनि, तो जब तक आप शनि की जो रियलिस्टिक जो वो है उसकी, वो आप उसमें नहीं जाएंगे तो आपका उत्थान कभी हो नहीं सकता। वो आपको अपना स्टेटस पता होना चाहिए, इस लेवल, उसके बाद ही आप उससे ऊपर उठ सकते हैं। आप उससे ऊपर उठने के लिए कदम उठा सकते हैं।
क्योंकि शनि तो प्रैक्टिकल प्लैनेट है, वो आपको प्रैक्टिकल कदम देगा। वो ठीक है, आपकी ये स्टेट है, अब आपको ये करना पड़ेगा यहाँ से उठने के लिए, ठीक है। तो उसमें फिर राहु और केतु आपको मदद करेंगे कि उसमें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। लेकिन जब आप ना कुछ फेस कर रहे हैं, आप कुछ चीज फेस ही नहीं कर रहे हैं और आप ना कुछ उसके लिए करना चाहते हैं, तो फिर क्या शनि और क्या राहु और क्या केतु उसके बाद, फिर तो वो तो तीनों आपके रडार में से निकल ही गए। मतलब आप समझिए वो तो फिर आप पे एप्लीकेबल है ही नहीं वो तीनों प्लैनेट। मतलब तो इसलिए वो जो अभी जैसे अब हमारी सोसाइटी इतनी चाइल्डिश है, अगर किसी को थोड़ा सा भी वैराग्य आने लगे, थोड़ा सा जिसको वैराग्य वर्ड बोला जाता है इस दुनिया में, तो लोग घबरा जाते हैं। लोग सोचते हैं कि इसको हमें साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, इसको इसको हमें इसको ये तो पागल हो गया, ये तो इसका तो दिमाग खराब हो गया है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अब जब तक आप में थोड़ा वैराग्य नहीं आएगा तो आप कैसे साधना करेंगे, आप क्या स्टेप उठा सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं कुछ। मतलब इस चीज को भी नेगेटिव एंगल में लिया जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है आज की, वो लोगों की मेंटालिटी को ही दर्शाती है। वो उसका एक दर्पण है, मतलब उसका एक आईना है, उसका एक दर्पण है। वो वही दिखाती है लोगों की जो मेंटालिटी है। तो लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, उनकी साइकोलॉजी ऐसी है। तो जब तक वो साइकोलॉजी में चेंज नहीं आएगा, तब तक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में चेंज नहीं आएगा मेरे हिसाब से। जब आप साइकोलॉजिकली उस लेवल पे रहेंगे, उसके बाद आप चाहें कि मैं ज्योतिष में सब कुछ सीख जाऊं और मेरे पे लाइट आ जाए और मेरे पे नॉलेज आ जाए, वो नहीं आ सकती। क्योंकि आप एक बहुत छोटे से दायरे में काम कर रहे हैं, आपका जो दायरा है वो बहुत छोटा है, आप अपने आप को खोल नहीं रहे हैं बड़े दायरे के लिए। उसके लिए आपको साइकोलॉजिकल ये चीजें चाहिए कि आप उससे घबराएं नहीं इन सब चीजों से। जैसे अब कोई बच्चा है, थर्ड क्लास का बच्चा है, फोर्थ क्लास का बच्चा है, वो साइकोलॉजिकली घबरा जाएगा बड़ी बातों से। और हमारी सोसाइटी की वही हालत है, वो किंडरगार्टन वाली हालत है, जहाँ पे हम किंडरगार्टन सोसाइटी में है। तो उसमें हर चीज ऐसी लगती है कि ये पता नहीं क्या है, ये क्या होगा, इसमें क्या है, मतलब ये उसमें बहुत डर, उसमें बहुत जो भी चीज, जैसे अभी जैसे हमारा एक फेस्टिवल होता था होली, ठीक है, अभी होली फेस्टिवल है। वो पहले वो उसकी स्टोरी ये थी कि प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से जो भी था बात नहीं मानी और वो विष्णु की मतलब उपासना करते रहे। तो ये उसकी स्टोरी थी। अब हमने उसका क्या बना दिया है, लोग एक दूसरे पर रंग मलते हैं, रंग फेंकते हैं, मिठाइयां खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, पेंट लगाते हैं। मतलब वो स्टोरी, वैदिक स्टोरी ये थी, हमने उसका ये बना दिया है। तो आप उसका कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। जो प्रहलाद के साथ हुआ और प्रहलाद का और जो हमारा जो फेस्टिवल है होली, उसका दूर दूर तक आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो हमने वही ज्योतिष के साथ किया है मेरे हिसाब से। जो जो हमने जो अभी आज चीजें बनाई हुई, मतलब वही आप देख लीजिए वो स्टोरी और उस होली का क्या कंसर्न है, आपस में कोई कंसर्न नहीं है। अभी जैसे अभी लोग नवरात्रि बोलते हैं, अभी नवरात्रि आने वाली है, तो लोगों को ये नहीं मालूम कि वो नवरात्रि क्यों होती है, वो नव दिन क्यों नहीं है वो, मतलब वो तो। और नवरात्रि का भी सेलिब्रेशन लोग दिन में ही कर रहे हैं। नवरात्रि का जो भी सेलिब्रेशन और जो भी कुछ है वो लोग दिन में करते हैं, जबकि उसका नाम है नवरात्रि, 9 नाइट्स ऑफ द गॉडेस, मतलब नॉट 9 डेज ऑफ द गॉडेस, ठीक है। तो अब वो 9 नाइट्स क्यों है, इसका भी कोई रीजनिंग नहीं है कि वो 9 नाइट्स क्यों है, क्यों नाइट में क्यों करना है। अब दिवाली भी नाइट है, नवरात्रि भी नाइट है, जन्माष्टमी भी नाइट है, सब कुछ नाइट ही नाइट है। लेकिन अभी भी लोगों को समझ नहीं आया कि ये नाइट क्यों है। मतलब क्योंकि नाइट तो बहुत, मतलब वो तो बहुत भयंकर है, वो तो उसमें बहुत डर है उसमें। मतलब तो उसमें जो ये जो हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है सोसाइटी का और लोगों का, वो हमें इन चीजों में प्रॉपरली जाने की, जैसे कि वैदिक टाइम में था, वो हमको उसमें हम लोग नहीं जा पाते उस कारण। क्योंकि आप जो कहते हैं ना साइको स्पिरिचुअल, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे हिसाब से वो साइकोलॉजी के लेवल पे पहले आना जरूरी है, स्पिरिचुअल तो बाद में होगा। मतलब बहुत बेसिक लेवल पे साइकोलॉजी लोगों की चेंज होनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिसपे हम काम कर रहे हैं अभी, वो इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। और पहले जो जिसपे वैदिक हमारे जो ऋषियों ने, पराशर ने, जिसने भी ज्योतिष के बारे में लिखा है, वो वैदिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे थे। तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत डिफरेंट था हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो जब तक हम अपना इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल नहीं करेंगे और ये वैदिक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक हम ना तो ज्योतिष समझ सकते हैं, ना हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, ना हम अपने आप को उठा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम ये पहले ये बेसिक, और वो साइकोलॉजिकल वर्क है। इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी साइकोलॉजी, उसमें जो आपसे उम्र में बड़ा है वो ही उसके आपको पाँव छूने, ठीक है। वैदिक में है जो आपसे नॉलेज में बड़ा है उसके आपके पाँव छूएंगे, ठीक है। तो
तो हमारी जो बातें हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब जो हमारे जो इंडियन ऑपरेटिंग और वैदिक ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना फर्क है, क्योंकि हम वैदिक से हट हट के आकर के 180 डिग्री ऑपोजिट हो गए। हमारा इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम 180 डिग्री ऑपोजिट है वैदिक। तो अब फिर जो ज्योतिष का जो हाल है आप देख रहे हैं, जिसमें इतने चार्लटन्स हैं और इतने लोगों को उल्लू बना रहे हैं, और लोग उल्लू बन रहे हैं, वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस लेवल पे काम करता है। उनको खाली ये पता करना है मेरी शादी कब होनी है, मेरे बच्चा कब होगा मेरा, बस मतलब वो उस लेवल की ही बात होगी। और उसमें भी फिर लोग डरा सकते हैं, ठीक है अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी शादी नहीं होगी, आपको ये तब ये करना है, ये पहनना है, मैं आपकी ये पूजा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब पंडितों को अपने पैसे कमाने हैं उसमें, ठीक है, वो अपने पैसे हजारों साल से कमा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि वैदिक टाइम पे तो ये सब कोई रिचुअल होते नहीं थे ना, और ये तो अभी लास्ट 3-4 हजार साल में बनाए गए हैं सारे रिचुअल, मतलब सारे मंदिर। और वैदिक टाइम में कोई टेम्पल नहीं था एक भी, कृष्ण कोई टेम्पल नहीं जा रहे थे, अर्जुन कोई टेम्पल नहीं जा रहे थे। अब कोई जाता था तपस्या के लिए तो वो वन में जाता था, वो नेचर में जाता था, ठीक है। अब लास्ट अभी यहाँ पे इंडिया में इतने टेम्पल हैं आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब तो ये मतलब हमारी जो पूरी जो चीज है वैदिक के अगेंस्ट है, और ज्योतिष उसका पार्ट है वेद का। तो वो तब तक प्रॉपरली आ नहीं सकती कि जब तक कि पूरे लेवल पे साइकोलॉजिकल चेंज नहीं आएगा। तो हमें वो लाना है, और ज्योतिष के थ्रू भी लाना है। ज्योतिष के थ्रू आप लोगों में इंटरेस्ट है ज्योतिष के बारे में काफी आजकल, तो लोग उसके थ्रू समझ सकते हैं कि ठीक है, जैसे हमने शुक्र के बारे में बात की कि वो प्लेनेट कैसे हायर लेवल पे काम कर सकता है, उसके कुछ और पहलू हैं। और सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन का प्लेनेट है, मगर डिसिप्लिन आजकल बैड वर्ड है। मतलब डिसिप्लिन तो कोई चाहता ही नहीं है, डिसिप्लिन तो किसी को पसंद नहीं है। आप वर्ड डिसिप्लिन बोलें तो लोग पहले ही भाग जाएंगे वहां से। वर्ड आपके मुंह में से निकलेगा नहीं, उससे पहले लोग भाग जाएंगे वहां से। तो डिसिप्लिन तो किसी को पसंद नहीं है। तो ये जो हमारी जो, फिर आपको डिसिप्लिन पसंद नहीं है तो फिर आप सैटर्न को क्या, फिर आप ये क्या बोलेंगे मेरा सैटर्न अच्छा है बुरा है, क्या फल देगा आपको वो, फिर कैसे फल देगा वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो कैसे फल देगा जब आपको डिसिप्लिन पसंद नहीं है। तो मतलब लोगों को अगर ज्योतिष के थ्रू भी, अगर सैटर्न के थ्रू और किसी के थ्रू ये पता चले कि ये अच्छी बात है और ये नेसेसरी है, और ये जैसे एक सिंपल साइकोलॉजिकल बात है, जैसे एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस, एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंस, कि ये कर्म का जो है, तो वो शनि का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आप जब तक उसमें जाएंगे नहीं तो आपका शनि आपका स्ट्रांग होगा ही नहीं, जब तक आप ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। आप ये बोलें कि नहीं मेरे पे तो नहीं हो सकता। मगर माघा नक्षत्र में यही प्रॉब्लम है। आपने माघा नक्षत्र बोला ना स्पिरिचुअलिटी के लिए, मैं माघा नक्षत्र की प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है वो स्पेशल है। माघा नक्षत्र वाले लोग सोचेंगे कि मेरे पे नहीं अप्लाई करेगी बात, मैं करूंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। तो उसमें जो, तो मगा में जो ईगो है वो मगा के लिए प्रॉब्लम है। उसमें केतु का डिटैचमेंट चाहिए, मगर बहुत सारे मगा में जनरली मैं देखता हूँ वो केतु वाला डिटैचमेंट आता नहीं है, क्योंकि वो सैटर्न लेवल वाली भी बात क्लियर नहीं हुई होती है। मगा तभी अच्छा नक्षत्र है जब आप सैटर्न का जो लेवल है वो पूरी तरीके से आप उसमें उसके बिना वो अच्छा नक्षत्र नहीं है आपको ऊपर ले जाने के लिए मगा। और आपने श्रवण की बात बोली, जैसे श्रवण तो सुनने का नक्षत्र है, सिंपल, उसका सिंपल मीनिंग है कि आपकी सुनने की एबिलिटी, श्रवण आप सुन रहे हैं, ठीक है। मगर आप क्या सुन रहे हैं? आप ऋषि मुनियों की बात सुन रहे हो सकते हैं, आप बॉलीवुड का गानों सुन रहे हो सकते हैं, आप कोई फालतू की बात सुन रहे हो सकते हैं कहीं पे, मतलब आप बहुत सारे लेवल की बातें सुन रहे हो सकते हैं। आप जो सुनेंगे उससे आपको फर्क पड़ेगा, आपको मेंटली अफेक्ट होंगे आप, उससे आपको फर्क पड़ेगा, आप पे इफेक्ट होगा ये। तो श्रवण का मतलब ये, मगर श्रवण का मतलब ये नहीं है कि आप श्रवण होगा तो आप अच्छा ही ऊपर जाएंगे और स्पिरिचुअली ऊपर उठते जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी सुन सकते हैं श्रवण से, मतलब वो नक्षत्र को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। मतलब उसमें भी अगेन आपका सैटर्न का क्या लेवल है, आपने कितनी रियलिटी समझी है और आपने कितने एक्शन से क्या कंसिक्वेंस होता है ये आपने समझा है, उसी के हिसाब से आपका श्रवण नक्षत्र भी काम करेगा। फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पे जाते हैं, आपने जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की बात की थी, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी वही होता है कि पूर्व भाद्रपद भी आपका मालूम है शनि की राशि में पड़ता है, पहले 3 पद, ठीक है, और चौथा पद। तो उसमें भी अगर आप में सेंस ऑफ डिसिप्लिन नहीं है तो पूर्व भाद्रपद तो आपके लिए सबसे खराब नक्षत्र है, क्योंकि आप में सेंस ऑफ डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो तो आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ना उसको आपको मैन्यूवर कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ जब तक आप में डिसिप्लिन नहीं है। तो जो बेसिक सैटर्नियन डिसिप्लिन है वो तो आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो भी आपने नक्षत्र मेंशन किए उन तीनों के लिए, ठीक है, वरना वो तीनों प्रॉब्लमैटिक है।
मतलब मैं और यूज कैसे हो रहा है, आप यूज कैसे हैं उसको। वो एनर्जी तो ठीक है, लेकिन आप उसका किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब। वंडरफुली एक्सप्लेन राशि। आज वैसे वीडियो के जैसे मैं सोच रहा था, मैंने एक बात सोची थी कि मैं आज वो बात मैं रिपीट नहीं करूंगा जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी ये साइको या साइको स्पिरिचुअल तरीके से ऋषियों ने इसको डिवाइस किया था, मगर आज के दिन मतलब क्या हो रहा है कि इसको हम फिजिकल लेवल पर ही लेकर जाते हैं। आपने पता नहीं मेरी मन की बात पढ़ ली या अपने आप आपने उस चीज को इतने खूबसूरत तरीके से आज उभार कर लोगों के सामने रखा है कि दर्शक भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक्चुअल में जो बात ऋषियों ने सोची थी जब कि एस्ट्रोलॉजी का शास्त्र की रचना करनी है, तो वो साइको स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर मतलब बात को कर रहे थे, फिजिकल लेवल पर थी ही नहीं। और मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी लोगों को यही कहता हूँ कि बात साइको स्पिरिचुअल है और आप उसकी रेमेडीज दे रहे हैं फिजिकल लेवल पर, तो कैसे रेमेडी होगी, कैसे आपका करेक्शन होगा। तो पहले तो उसी चीज को आप क्लियर करिए कि एस्ट्रोलॉजी साइंस किस चीज की है। ये तो साइंस है ही साइको स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल, अगर हम बिल्कुल पिन पॉइंट करके कहें तो साइकोलॉजिकल है। तो आज आपने ये जो बात कहकर एक तरीके से लोगों को ये समझा दिया कि लोग या जो एस्ट्रोलॉजी चल रही थी एक गलत रास्ते पर चल रही थी, इसको सही रास्ते पर लेकर आना बहुत जरूरी है। और इसमें मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो ऋषियों ने जब ये बनाया ये सब, जब जब उन्होंने ब्रह्मांड का, ये बेसिकली ब्रह्मांड की रचना का बेसिकली ब्लूप्रिंट है, ठीक है। तो जब उन्होंने उसको उन्होंने बनाया नहीं, उसको निकाला, सामने लाया, तो उनके हिसाब से तो जो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, किसी में कोई डिफरेंस है ही नहीं उनके लिए। ऋषियों के लिए तो फिजिकल और स्पिरिचुअल में डिफरेंस है नहीं, उनपे उनमें स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है ऋषियों के अंदर कि फिजिकल कुछ और होता है और स्पिरिचुअल कुछ और होता है। उनके हिसाब से जो सेंस फिजिकल में अप्लाई होती है वही सेंस स्पिरिचुअल में अप्लाई होती है। तो आप अब जब फिजिकल डिसिप्लिन की बात करते हैं तो आपको जैसे सैटर्न फिजिकल डिसिप्लिन देगा, आप अगर अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में लाएंगे तो आपका जो मन है वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाएगा। आपको मन को डिसिप्लिन डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में लाएंगे तो आपका मन ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाएगा। तो उन उन ऋषियों के लिए जो फिजिकल और स्पिरिचुअल और मेंटल ये सब जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सब चीजें एक होलिस्टिक चीज है, होल होल है उनके लिए कुछ भी ये अलग 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 नहीं है, उनके लिए सब कुछ सेम है। तो वो जब भी लेवल की बात करते हैं, जिसको आज फिजिकल लेवल माना जाता है, वो फिजिकल लेवल के लिए भी है ज्योतिष, ठीक है। मगर जो एलिमेंट होगा आपको फिजिकल बॉडी में होगा, ठीक है। ये नहीं है कि वो डिस्कनेक्टेड है फिजिकल से, वो फिजिकल से कनेक्टेड है, मगर आपको फिजिकल बॉडी इसलिए दी गई है ताकि आप जो आप कुछ सोचते हैं, जैसे मन में आप कुछ सोचें, ठीक है। तो आप मन में जब सोचते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप वो कर्म करें बॉडी से, आप सोच सकते हैं लेकिन आप करें नहीं। कुछ आप मन में सोचेंगे लेकिन आप बॉडी से भी करेंगे, तो शरीर से भी करेंगे, लेकिन जो आपका जो कर्म काउंट होता है वो जो आप बॉडी से करते हैं वो ही काउंट होता है। जो आप मन में सोचते हैं उसका कोई कर्म नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बॉडी देख करके आपको वो बचा रहे हैं बेसिकली, वो आपको इसलिए बचा रहे हैं कि आपके कर्मों से बचा रहे हैं आपको, कि आपको उन्होंने वो एक टाइम दिया हुआ है, आपको उन्होंने ग्रेस दी हुई है कि आप पे ये डिसाइड करने का टाइम है कि आपको, आपने जो सोचा आपको ये फिजिकल बॉडी से करना है कि नहीं, ये एक्शन। मतलब जो जब थॉट की उत्पत्ति हुई और जहां तक एक्शन हुआ उसके बीच में एक स्पेस क्रिएट की गई है उन दोनों के बीच में, ताकि आप उसमें वो डिसीजन ले सकें आपको वो एक्शन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर एक्शन इमीडिएटली होता है, जैसे आपका थॉट आए और कोई एक्शन हो जाए, तो फिर हालत खराब हो जाएगी। मतलब ज्यादा लोगों की तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस बात से। तो तभी जो हायर लेवल है, जैसे हायर लोग हैं, जैसे आप जैसे स्वर्ग लोग कहें जिसको भी, वहां पे ऐसा होता है कि आपका जो आप सोचते हैं वो मैनिफेस्ट इंस्टेंटेनियसली हो जाता है। मगर उसके लिए आपको बहुत डिसिप्लिन चाहिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है और आपके माइंड में हजारों थॉट उठते रहते हैं और हर तरह के थॉट उठते रहते हैं, तो आप हर तरह की अपने लिए प्रॉब्लम मैनिफेस्ट कर देंगे वहां पे। तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब जो जब बॉडी के थ्रू एक बॉडी एक तरीके का स्कूल है कि आप इस स्कूल में हैं, आपको थोड़ा टाइम है, आप धीरे से समझ सकते हैं कि कैसे करना है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। मतलब कुछ भी इमीडिएटली और इंस्टेंटेनियसली नहीं हो जाता। तो आप पे अर्थ जैसे एक स्कूल है जिसमें आपको वो आप पे सीखने का चांस है कि ये जैसे कंप्यूटर गेम में लेवल 1 है ये,
लेवल 2 जैसे कहते हैं कंप्यूटर गेम के अंदर, वो है ये। तो 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 फिजिकल मेरे हिसाब से जुड़ा हुआ है, और लोगों को ये नहीं समझना चाहिए मेरे हिसाब से, जब अब आजकल ज्योतिषी बन रहे हैं लोग, उनपे कोई फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है। वो अ, किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को सेंटर नहीं करते हैं, जो मन में आए खाना खा रहे हैं, जो मन में आए पी रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं मेरे को ज्योतिष सीखनी है। तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपको अपनी बॉडी बिना डिसिप्लिन में लाए, कंट्रोल में लाए, आप कुछ भी नहीं सीख सकते, और ना आपको उसमें कुछ समझ आ सकती है। ठीक है। जैसे पहले ऋषि लोग, आप गुरुकुल में आते थे तो पहले वो लोगों को बैठाते थे कि आप बैठना सीखिए, पहले आप ठीक से बैठना सीखिए, आप ठीक से मुंह में से बोलना सीखिए, आप ठीक से सांस लेना सीखिए, आप ठीक से Yes. अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखिए, उसके बाद आप कुछ और सीख सकते हो। उ- मतलब लोग सोचते हैं कि आपको ये कोई डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि आप मन की उड़ान ले जा रहे हैं और आपका कोई ग्राउंडिंग नहीं है, और आपकी कोई, फिर आप में जो बातें आएंगी उससे वो सारी बेसलेस बातें आएंगी, उनकी में कोई सच्चाई नहीं होगी, ट्रुथ नहीं होगी, रियलिटी नहीं होगी। आप कुछ भी, आप किताबें पे किताबें लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बेस और उसका ट्रूथ और वैसा कुछ होगा नहीं, उसमें उसमें कोई ग्राउंडिंग नहीं होगी। तो हमारे ऋषि लोग जो पहले एजुकेशन देते थे वो बहुत डिफरेंट एजुकेशन थी, और उसमें कंट्रोल ऑफ बॉडी नंबर 1 था। ठीक है। तो वहां पे वो फर्स्ट हाउस मेरे हिसाब से आ जाता है। 5 9 1 मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई थी, उसमें जो फर्स्ट हाउस का इंपॉर्टेंस, जो लग्न का, वो उस लेवल पे आ जाता है कि आपको वो बॉडी कंट्रोल का हाउस हो गया आपका बेसिकली। ठीक है। तो तो अगर क्योंकि बॉडी माइंड स्पिरिट वो ट्राइंगल है, और आपने उस ट्राइंगल में से किसी का भी आपने ध्यान नहीं दिया, वो साथ में ही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता आप बॉडी एक तरफ फेंक दें, माइंड एक तरफ फेंक दें और स्पिरिट एक तरफ फेंक दें, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब मतलब वो ट्राइंगल, वो ट्राइंगल साथ में ही चलेगा। और वो आपको ज्योतिष में हाउस में 159 हाउस में चार्ट में वो ट्राइंगल दिखाई देता है सीधा सीधा। मतलब कोई भी देखना चाहे वो उसको ट्राइंगल दिख जाएगा। तो प्राश जी, ये जो आपका आज रूप देखा है, जो मैंने पहले कहा था कि फॉर मी यू आर ए ऋषि, तो आज ऐसे ही लग रहा है जैसे पुराने टाइमों के कोई ऋषि बात कर रहे हैं और मैं बैठ के सुन रहा हूँ उनकी बातें। आज आपने इतने अच्छे तरीकों से चीज को समझाया। अब आपने बात यहाँ पर फिजिकल लेवल की, तो मैं थोड़ा सा साइको स्पिरिचुअल लेवल से थोड़ा सा नीचे लाकर फिजिकल लेवल पर बात करता हूँ। वो आप लोगों को समझाएं कि जैसे देखिए, हमारा जो नेटल चार्ट है, इट इज ए फिक्स चार्ट। फिक्स चार्ट तब होता क्या है, सब प्लैनेट्स एक जगह पर फिक्स है, मगर लाइफ फिक्स नहीं है, लाइफ इज मूविंग। तो ये जो मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सिस है, एनर्जी एक्सिस है, जो राहु केतु का एक्सिस है, उसके माध्यम से इसको गति मिलती। थोड़ा सा मैंने भी इसके बारे में सोचने का, थोड़ा सा काम करने का प्रयास किया कि अगर इसको हमें चार्ट के माध्यम से देखना है, तो हम इसको दशा के साथ कॉरस्पॉन्ड करके हम उसको देखेंगे, जिससे फिर क्या होता है, जो एनर्जी एक्सिस, क्योंकि एनर्जी एक्सिस है क्या, ये कहीं ना कहीं दो तरह की एनर्जीज, जब पुलिंग अपार्ट एनर्जीज आपस में होती है, जो उससे जो खींच पैदा होती है, उसी से ये एनर्जी एक्सिस बनता है, और वहीं से कर्मों का निर्धारण होगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करता हूँ, इसके ऊपर आप फिजिकल लेवल पर आके चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का अगर प्रयास करोगे, तो दर्शकों के लिए आज की वीडियो बहुत ही मीनिंगफुल वीडियो बन जाए। ठीक है, मैं थोड़ा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। इसमें थोड़ा एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, जैसे 3rd and 9th हाउस एक्सेस ले लेते हैं हम। 3rd and 9th, जस्ट फॉर एग्जांपल, लाइक 3rd and 9th हाउस। तो आपके जैसे राहु 3rd में, या केतु 9th में, और या केतु 3rd में, या राहु 9th में, आपके 3rd 9th हाउस एक्सेस ले लेते हैं हम। इसके लिए काफी रहता है कि 3rd हाउस मटेरियल हाउस है और 9th हाउस स्पिरिचुअल हाउस है, लोगों में ये रहती है। और तो लोगों को लगता है इसमें डायकोटमी है कि अब 3rd हाउस तो आपको एक तरफ, अलग तरफ लेके जा रहा है, और 9th हाउस आपको अलग तरफ खींच रहा है। तो मतलब इसमें, मगर मेरे हिसाब से जो 3rd and 9th हाउस हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। क्योंकि आपको अगर कुछ 9th हाउस करना है, आपको कुछ सोच है 9th हाउस की भी, कुछ भी, ठीक है, तो आपको उसके लिए जर्नी करनी पड़ेगी 3rd हाउस। मतलब आपको कुछ 9th हाउस की सोच है, आपको कहीं करना है, अभी आपको जैसे अर्जुन को तपस्या करनी थी, ठीक है, तो उसने जर्नी की हिमालयस की तरफ, तो वो तो 3rd हाउस हो गया। उसने जर्नी करना स्टार्ट, एफर्ट, एनर्जी, बिकॉज 3rd हाउस में एनर्जी है, एफर्ट है, डिजायर है, ये सब है, और काम 9th हाउस का हो रहा है। ठीक है।
जो एम है, गोल है, वो 9000, मगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं जब आप जो अपना फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं वो उस डायरेक्शन में कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। वो तो आपको पुल अपार्ट नहीं हो रहा, आपका जो वो थर्ड एंड नाइन्थ है वो आपस में मिलके। अब तो इसमें क्या हो रहा है, जो राहु केतु आपके जो थे, जिसका के सर कटा हुआ था, कि धड़ अलग है और सर अलग है, ठीक है, अब वो सर और धड़ जुड़ गए। जब सर और धड़ जुड़ गए तो फिर वो एक साथ काम होगा, मतलब उसमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगी। अगर आप फर्स्ट कोई भी एक्सेस में, फर्स्ट 7, सेकंड 8, थर्ड 9, फोर्थ 10, आप कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं या आप उसका रेजोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। और वो रेजोल्यूशन फिजिकल लेवल पे ही कर सकते हैं आप, मतलब